हेलो बच्चों, नमस्कार। आज 10वीं क्लास के विज्ञान की दूसरी वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। हम पार्ट 2 पढ़ेंगे मानव तंत्र का, और अपना टॉपिक चल रहा था आहार नाल। आहार नाल के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आहार नाल के बारे में हमने मुख व मुख गुहा के बारे में पढ़ लिया। मुख व मुख गुहा के बारे में पढ़ा था। आहार नाल में मैंने बताया था दो मांसल होठों से घिरी संरचना क्या कहलाती है? मुख कहलाती है। और मुख किस में खुलता है? मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा का ऊपरी फर्श कठोर होता है। ऊपरी फर्श यानी ऊपरी तालु कठोर होता है और निचला तालु क्या होता है? मुलायम होता है। मुख गुहा में पेशी निर्मित जीभ पाई जाती हैं। पेशी निर्मित जीवा पाई जाती हैं जो मुख में क्या है, स्वतंत्र रूप से घूमती हैं तथा निचले फर्श से या मुख गुहा में फ्रेनुलम लिंगुअल द्वारा जुड़ी रहती हैं। और मुख गुहा में वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। 2 जबड़े होते हैं, एक ऊपरी जबड़ा और एक निचला जबड़ा। ऊपरी जबड़ा जो होता है ऐचल होता है, स्थिर होता है, और निचला जबड़ा क्या होता है? गतिशील होता है यानी चल होता है। दोनों जबड़ों में 16 दांत पाए जाते हैं, इनके बारे में बताया था। और मनुष्य में क्या करता है? अपने जीवन काल में 2 बार दांत धारण करता है, इसलिए क्या बोलते हैं? द्विबार दंती बोलते हैं। और जो दांत होते हैं मसूड़ों से निर्मित गड्ढे में स्थित होते हैं, इसलिए क्या भी बोल सकते हैं? गर्त दंती बोल सकते हैं। मनुष्य अपने जीवन काल में 2 बार दांत धारण करता है। एक बार होता है अस्थायी दांत, जिसे क्या बोलते थे? दूध के दांत, ये भी बताया मैंने, ठीक है। फिर आते हैं स्थायी दांत। स्थायी दांत परमानेंट टीथ, ठीक है। इनकी संख्या 32 होती हैं। पहले अस्थायी दांत आएंगे, गिरने के बाद स्थायी दांत आएंगे। और मैंने बताया अभी आपको, और पिछली वीडियो में दोनों जबड़ों में दांतों की संख्या 16 होती है, ठीक है। और प्रत्येक जबड़े में 4 प्रकार के दांत मिलेंगे, यानी 4 प्रकार के दांत होते हैं। मानव में कौन कौन से? कृतनक, रदनक, अगर चवर्णक और चवर्णक। ये 6 माह की उम्र में आते हैं। ये 16 से 20 माह की उम्र में आते हैं। ये 10 से 11 वर्ष की उम्र में आते हैं। और ये होते हैं अपने पास 12 से 15 वर्ष की उम्र में चवर्णक आते हैं। इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में 4 होती हैं। रदनक की 2 होती हैं, अगर चवर्णक की 4 होती हैं, और चवर्णक की कितनी होती हैं? 6 होती हैं। कृतनक काटने का कार्य करते हैं, रदनक चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। और रदनक जो दांत होते हैं मांसाहारी जीवों में ज़्यादा विकसित होते हैं। और अगर चवर्णक व चवर्णक का कार्य है भोजन को चबाने का। तो ये सभी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं आहार नाल में। और आज हम पढ़ेंगे मुख गुहा के बाद जो अगला टॉपिक आता है आहार नाल का, वो गर्सनी। आहार नाल बनाई थी मैंने उस दिन, आज फिर से बना रहा हूँ मैं। पिछली वीडियो में बनाई थी, थोड़ा सा नॉर्मल बना देता हूँ। इतना ही पार्ट बनाता हूँ, वहाँ पे फुल बनाया था पहले, अब मैं इतना ही पार्ट बनाता हूँ एक बार, ठीक है। आहार नाल में देखें तो हम मुख गुहा के बारे में पढ़ा था। और मुख गुहा के बाद में जो टॉपिक आता है अपना आता है गर्सनी। क्या आता है? गर्सनी। अब अगली टॉपिक अपना गर्सनी। गर्सनी में क्या क्या चीज़ हैं, कैसे कैसे क्या कार्य हैं इसके, वो सभी पढ़ेंगे यहाँ पे। मुख गुहा, मुख गुहा तालु व जीवा के पीछे, जीव यहाँ पे आ गई, तालु व जीवा के पीछे कीपनुमा संरचना में खुलती हैं। मुख गुहा कहाँ पे खुलती है? कीपनुमा संरचना। इसकी संरचना कैसी है? कीपनुमा संरचना है। कीपनुमा संरचना में खुलती हैं, जिसे क्या कहते हैं? हम गर्सनी कहते हैं। और गर्सनी अपनी संरचना से यह सुनिश्चित करती हैं कि भोजन
ग्रासनाल में जाए और वायु श्वास नाल में जाए। वायु किस में जाए? श्वास नाल में जाए। क्योंकि जो गर्सनी है वो नासा गर्सनी, मुख गर्सनी और कंठ गर्सनी 3 प्रकार की होती है यहाँ पे। और गर्सनी ही सुनिश्चित करती हैं भी भोजन तो है ग्रासनाल में जाना चाहिए और वायु किस में जानी चाहिए? श्वास नाल में जानी चाहिए। अब यहाँ पे देखें, यदि गर्सनी की संरचना इस प्रकार की नहीं हो और हम देखते हैं यहीं से वायु लेते हैं तो श्वास नाल भी हैं और ग्रासनाल भी हैं, दोनों ये अलग अलग है, पर लेकिन यहाँ पे एक ऐसी संरचना गर्सनी में होती है जो यह सुनिश्चित करती हैं भी भोजन ग्रासनाल में जाए, यानी भोजन किस में नहीं जाना चाहिए? श्वास नाल में न जाकर किस में जाना चाहिए? ग्रासनाल में। भोजन ग्रासनाल में जाता है और वायु श्वास नाल में जाता है। और अभी अभी मैंने बताया गर्सनी 3 प्रकार की है यहाँ पे। एक तो नासा गर्सनी, दूसरी मुख गर्सनी और तीसरी है यहाँ पे कंठ गर्सनी। इसके बाद देखते हैं ये जो नलीनुमा संरचना हमारे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये ग्रासनाल है। इसके बारे में अगला टॉपिक एक पढ़ा था हमने, मुख व मुख गुहा, मुख व मुख गुहा का अध्ययन हो गया। नंबर 2 पे हमने गर्सनी का कर लिया। नंबर 3 पे करेंगे हम ग्रासनाल का। अब गर्सनी कहाँ पे खुलती हैं? ग्रासनाल में खुलती हैं। और ग्रासनाल 25 सेंटीमीटर लंबी रचना है। इसकी लंबाई कितनी है? ग्रासनाल की 25 सेंटीमीटर है। ठीक है। और ग्रासनाल का कार्य मुख गुहा से भोजन कहाँ तक पहुँचाने का है? आमाशय तक पहुँचाने का है। भोजन कहाँ तक पहुँचाने का काम करता है ये? आमाशय तक भोजन पहुँचाने का काम। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आमाशय तक भोजन पहुंचाने का कार्य करते हैं। भोजन पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब जो ग्रासनाल है वो देखो ग्रीवा, यहाँ से देखें, यहाँ से शुरू होती है। जैसे देखो अपनी भाषा में बोलते हैं, जब भी हम भोजन अंदर लेते हैं तो यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ हमारे पेट में पहुँचता है, यही बोलते हैं हम। ठीक है। तो पेट यानी उधर। तो ये कहाँ से जाती है? देखो गर्सनी के बाद ये ग्रीवा, ये जो पार्ट ग्रीवा कहा गया, फिर वक्षस्थल यानी छाती से ग्रीवा, वक्ष, और फिर यहाँ पे एक संरचना होती है डायफ्राम, जिसे तनपुट बोलते हैं, डायफ्राम या मध्यपट भी बोलते हैं। इससे प्रवेश करते हुए उदर गुहा में आमाशय में खुलती हैं। ग्रासनाल कहाँ पे खुलती हैं? आमाशय में खुलती हैं। और ग्रासनाल की भित्तियाँ, इनकी जो भित्तियाँ होती हैं वो भोजन को एक प्रकार की गति प्रदान करती हैं। कौन सी गति होती हैं? कर्माकुंचन गति होती है। कौन सी? कर्माकुंचन गति। ग्रासनाल की भित्तियाँ भोजन को कर्माकुंचन गति प्रदान करती हैं, जिससे भोजन किस में पहुंच जाता है? आमाशय में पहुंच जाता है। और ग्रासनाल में साथ में देखें तो श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं। ग्रासनाल में क्या पाई जाती हैं? श्लेष्मा ग्रंथियां होती हैं, श्लेष्मा ग्रंथियां। और इनके स्त्राव यानी श्लेष्मा से, इनका स्त्राव यानी जो रस स्त्रावित करते हैं श्लेष्मा ग्रंथियां, उनको क्या बोलते हैं? हम श्लेष्मा बोलते हैं। इससे भोजन कैसा बन जाता है? लसदार हो जाता है। ये सभी कार्य हैं गर्सनी के, ग्रासनाल के। यानी ग्रासनाल क्या है? ग्रीवा, वक्ष, डायफ्राम से प्रवेश करती हुई आमाशय तक पहुंचती हैं। 25 सेंटीमीटर लंबी नली हैं और यह भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। और ग्रासनाल की भित्तियाँ भोजन को कर्माकुंचन गति प्रदान करती हैं। और ग्रासनाल की में श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिसकी श्लेष्मा से भोजन कैसा हो जाता है? लसदार हो जाता है। इसके बाद अगला पार्ट पढ़ते हैं हम। ग्रासनाल के बाद क्या? आमाशय। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? आमाशय पार्ट पढ़ेंगे। थोड़ा सा डायग्राम मिटो के दोबारा बनाता हूँ, समझ में आएगा। आमाशय, ये ग्रासनाल हो गई। ऊपर नहीं बनाऊंगा ऊपर का पार्ट, अब यहाँ से आमाशय ही बनाएंगे हम।
ये लो जी, ये आमाशय हैं। आमाशय कहाँ पे होता है? आमाशय ये देखना है। ये आमाशय जो होता है उदर गुहा में थोड़ा बाएं साइड में होता है। उदर गुहा में बाएं भाग में, बाएं भाग की तरफ क्या होता है? आमाशय होता है। और आमाशय जो है ग्रासनाल, ये पार्ट कौन सा? ग्रासनाल। और ये पार्ट कौन सा? ग्रहणी। ग्रासनाल व ग्रहणी के मध्य का जो भाग है आमाशय है। आमाशय उदर गुहा में बाईं तरफ स्थित होता है। और आमाशय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। आमाशय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक बायां भाग, कौन सा? बायां भाग, जिसे क्या बोलते हैं हम? जठरागम बोलते हैं। जठरागम भाग, ये बायां बड़ा भाग आ गया। जो बायां भाग जठरागम भाग कहलाता है, जो किससे जुड़ा होता है? ग्रासनाल से जुड़ा होता है, या जहाँ पर ग्रासनाल खुलती हैं। और अंतिम भाग जो है कौन सा है? जठरा निर्गम भाग। और जो बीच का भाग आ गया दोनों का, वो होता है फंडिस भाग। क्या होता है? फंडिस भाग होता है। आमाशय जे आकार की संरचना है, देख लेते हैं यहाँ पे आमाशय की आकृति कैसी है? जे प्रकार की आकृति, संरचना कैसे है? जे आकृति की है। देख लो यहाँ पे, ग्रहणी व ग्रासनाल के मध्य का भाग आमाशय होता है। यह एक थैलीनुमा संरचना है। आकृति देखें, थैलीनुमा भी है। यह एक थैलीनुमा जे आकार की संरचना है। उदर गुहा में बाईं तरफ स्थित होता है। आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। जठरागम भाग, जठर निर्गम भाग। पहला भाग जठरागम, अंतिम भाग जठर निर्गम, और एक भाग आ गया फंडिस भाग। ठीक है। आमाशय कि दोनों जहाँ पे ग्रासनाल प्रवेश करते हैं और आमाशय जहाँ से ग्रहणी से जुड़ा होता है, यहाँ पर अवरोधनियाँ पाई जाती हैं। क्या होती हैं? अवरोधनियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी अवरोधनी होती हैं? आमाशय व ग्रासनाल के यहाँ पे जो अवरोधनी होती हैं उसको हम बोलेंगे ग्रासनाल अवरोधनी। ग्रासनाल अवरोधनी भी बोलेंगे, या बोल सकते हैं हम जठरागम अवरोधनी, इसी नाम से जठरागम अवरोधनी, या फिर कार्डिक सपिंचर बोल सकते हैं। ठीक है। इसका कार्य है भी आमाशय में जो अम्लीय भोजन होता है, अम्लीय भोजन, इसको वापस ग्रासनाल और ग्रसनी में जाने से रोकता है। यानी ये बंद हो जाता है भोजन अंदर प्रवेश करते ही। ठीक है। और एक जो अवरोधनी होती हैं आमाशय व ग्रहणी के मध्य होती है, जिसे क्या बोलें? जठरा निर्गम अवरोधनी। जठरा निर्गम अवरोधनी, इसका क्या कार्य है? ग्रहणी से वापस, यानी छोटी आंत से भोजन वापस आमाशय में आने से रोकते हैं। तो इतना पार्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है। और आज साइंस में इतना ही कराएंगे। इसके बाद अपने टॉपिक जो बच गए हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत, इसके बारे में अगली वीडियो में, और अपना आहार नाल का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और ये अपना दूसरा पार्ट था। और तीसरे पार्ट के अंदर हम आहार नाल का पूर्ण अध्ययन कर लेंगे। और जो ये है वीडियो अभी देख रहा है, वो इसके पीछे की वीडियो यानी पार्ट फर्स्ट भी देख लें, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और इसके अलावा मैंने इसी वीडियो में मुख्य गुहा के बारे में कुछ नॉर्मल सा बताए हैं, और तीसरा पार्ट पढ़ेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।